सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बायोमोलिक्यूल हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। और प्रोटीन में अगर हम देखें अमीनो एसिड्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट होती है प्रोटीन्स की। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन्स बनाते हैं। तो द प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एल अमीनो एसिड्स। अल्फा मतलब क्या है कि जो अभी इसके स्ट्रक्चर से आप समझ लीजिए, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर इसमें अमाइन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है, इसलिए लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप है, इसलिए हमने यहाँ पर L लिखा है। और जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स होते हैं वो L अमीनो एसिड्स ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन है। इसको मैं एस्ट्रिक लगा देती हूँ। ये कायरल कार्बन है क्योंकि इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। अब अगर इस R की जगह अब हम इसी अमीनो एसिड से नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। इसमें सिर्फ हम ये R चेंज करेंगे और इसकी जगह एक सीरीज बन जाती है डिफरेंट अमीनो एसिड्स की। तो R की जगह अगर हमने H लगा दिया तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन, और अगर इस R की जगह CH3 आप लगा दोगे तो बन जाएगा एलानिन। तो ये बहुत ही सिंपल एक स्ट्रक्चर है याद करने के लिए। अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज अगर हम देख लेते हैं तो अमीनो एसिड्स जो है यूजुअली ये कलरलेस होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होने का मतलब है कि उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। वाटर सॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा इससे। एंड बिहेव्स लाइक सॉल्ट, एक सॉल्ट की तरह ही बिहेव करता है। एक मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्ट की तरह ही बिहेव करता है, और क्योंकि उसमें ज्विटर आयन फॉर्म होता है। ज्विटर आयन क्या होता है? जब एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी होता है एंड नेगेटिव चार्ज भी होता है, तब उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो देखिए ये चार्ज किस तरह से डेवलप इसमें होता है। अब ये एक एसिड ग्रुप लगा है और एक ये यहाँ पर बेसिक ग्रुप है। तो एसिड का क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रोटॉन डोनेट करता है। तो COH जो है एक प्रोटॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयंस को डोनेट करेगा, और वो हाइड्रोजन आयन कहाँ चले जाएंगे? इस NH2 के संग अटैच्ड हो जाएंगे। तो CO पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि ये क्या है? खुद ही पोलर है, ये COO माइनस एंड हाइड्रोजन आयन प्लस, तो COO पर हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर जो NH2 जो है ये चेंज हो जाएगा NH3 में, एक प्रोटॉन इससे लेकर के इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है ये डेवलप हो जाते हैं, और एक ये डाइपोलर सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ज्विटर आयन। अब एक एक्सेप्शन है इसमें, वो बहुत अच्छे से याद करना है आपको, कि सिर्फ ग्लाइसिन हमने क्या करा था? जब इस हाइड्रोजन में H R की जगह हमने H लगाया था, हाइड्रोजन लगाया था, तो वो ग्लाइसिन अमीनो एसिड बन गया था। तो सिर्फ ग्लाइसिन के अलावा ऑल नेचुरल अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि अगर जब यहाँ आप H लगा दोगे तो क्या होगा? ये 4 डिफरेंट ग्रुप तो रहे नहीं, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, तो ये कायरल कार्बन नहीं रहा। अब कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं, जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड चेन फॉर्म करते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, वहां पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज थी, यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज होगी। और CONH जो है वो पेप्टाइड लिंकेज होती है, या पेप्टाइड बॉन्ड होता है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करेंगे तो देखो, एक अमीनो एसिड मैंने ये लिखा है ग्लाइसिन, ये रहा ग्लाइसिन, और एक है एलानिन। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो यहाँ से देखिए वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा। वाटर में मॉलिक्यूल निकलने के बाद ही कुछ इस तरह का बचेगा, यहाँ पे कार्बन के संग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बच गया NH। अब ये जो बॉन्ड आया है ये पेप्टाइड बॉन्ड आया है, देखो CONH है, CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। और इस तरह की लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और इसी पे यही, जब नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, अगर एक लिंकेज है तो मोनोपेप्टाइड
दो है तो डाई, और जब बहुत सारी पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है किसी भी प्रोटीन में तो वो हो जाती है पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। और कितनी मिनिमम जो है वो 100 होनी चाहिए, मतलब मोर देन जब 100 होती है पेप्टाइड लिंकेज तभी ये प्रोटीन फॉर्म करता है, उससे पहले ये प्रोटीन नहीं बनाता है। जब मोर देन 100 पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है किसी भी स्ट्रक्चर में तब ये प्रोटीन फॉर्म करेगा। सिर्फ यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इंसुलिन का। इंसुलिन जो है वो 51 उसमें पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है लेकिन फिर भी वो प्रोटीन फॉर्म करता है। अब आ जाता है ये एसेंशियल नॉन एसेंशियल टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ये पूछे जाते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटीन जरूर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, लेकिन एसेंशियल होते हैं, ये एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं करे जाते, हमको अपनी डाइट में लेने होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं प्रोटीन खाओ ग्रोथ होगी, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो कुछ अमीनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते और हमारी ग्रोथ के लिए वो बहुत जरूरी होते हैं। कुछ आपको बुक में एक बहुत लंबी सी लिस्ट दे रखी है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको 6 से 7 अमीनो एसिड्स के नाम याद करवाती हूँ, वो सफिशिएंट है। उन्हीं को मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स में ले लिया है तो आपको वो याद करने में इजी हो जाएगा। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स ट्रिप्टोफैन, हिस्टाडीन, लाइसिन एंड वेलिन। हर साल इस पे क्वेश्चन आता है लाइसिन एंड वेलिन पर। तो ये 4 आप याद करेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करे जा सकते हैं, बॉडी अपने आप उसको सिंथेसाइज करती है। ग्लाइसिन एंड एलानिन, ये तो आपने यहाँ पर याद कर लिया था, ग्लाइसिन एंड एलानिन। इसके अलावा 2 आप और याद करेंगे, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ये हो जाएंगे नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होते हैं, नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं ये। इसके बाद बेसिक अमीनो एसिड्स, इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं, बेसिक, एसिड, एसिडिक एंड न्यूट्रल। बेसिक अमीनो एसिड कब होंगे, जब ज्यादा NH2 ग्रुप, बेसिक नेचर ज्यादा होगा, मतलब इस R के संग जो है, R की जगह अगर CH3NH2 एक ग्रुप अटैच्ड हो जाए, हमने तो यहाँ आपसे कहा कि CH3 लगेगा लेकिन इस CH3 के संग एक NH2 ग्रुप भी लग सकता है। तो जब NH2 ग्रुप, बेसिक ग्रुप जो है वो ज्यादा होगा कंपाउंड में, तब वो बेसिक अमीनो एसिड होंगे। R पार्ट कंटेन्स बेसिक यूनिट, उसका एग्जाम्पल यहीं से हम लेंगे, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टाडीन। ठीक है। एसिडिक होंगे जब R की जगह CH3 लगेगा ग्रुप, CH3 के संग एक COH और अटैच हो जाएगा, तो वहां पर क्या है, एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गए, R पार्ट हैज एसिडिक नेचर, तो वहां पर वो हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड। और इसके भी एग्जांपल आपने यहाँ ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड ये आपने याद कर लिए थे नॉन एसेंशियल में। तो इस तरह से, और न्यूट्रल कब होगा, न्यूट्रल होगा जब इक्वल बेसिक और एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, तो वो आपने यहाँ पे देख लिया था। ग्लाइसिन एंड एलानिन मतलब एक ही COH ग्रुप है और एक ही NH2 ग्रुप है, तो इसके एग्जांपल होगा ग्लाइसिन एंड एलानिन। तो कुल मिला के आपको 6 से 7 जो सिर्फ इसके एग्जाम्पल याद करने हैं, उन्हीं को आपको लिखना। और ये पांचों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, ये एग्जाम में जरूर इसमें से पूछा जाता है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद करें, 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको एग्जाम्पल से याद हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स की मॉलिक्यूलर शेप क्या होती है। मेनली 2 होती है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस में लॉन्ग थिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हमेशा क्वेश्चन डिफरेंस जो है वो फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में पूछा जाता है। तो फाइब्रस में लॉन्ग थिन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो इस तरह से पैरेलली रन करती हैं। ठीक है। एग्जांपल इसके केराटिन जो हेयर में होता है, कोलेजन स्किन में एंड बोन में मिलती है प्रोटीन, मायोसिन मसल्स में मिलती है, और ये इनसॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको, ये 2 पॉइंट तो आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं। ग्लोबुलर में फोल्ड इनटू स्फेरिकल 3D शेप, बहुत सारे जो ये सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं ये आपस में मिल करके एक गुच्छा बना लेते हैं और 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, वो होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। एग्जाम्पल इसके याद करने आपको ग्लोबुलर के, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन एंड एंजाइम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस।
और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। दो डिफरेंस पूछे जाते हैं, दोनों में आपको ये एग्जांपल लिखने होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड करी जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या होगा, जो प्रोटीन है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये सिंपल इस तरह से नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है ये मिलकर के एक प्राइमरी ग्लोबुलर प्रोटीन बनाती है। जब यही बॉन्ड, यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये आपस में इस तरह से ट्विस्ट हो जाती हैं, इस तरह से ये ट्विस्ट हो जाएंगी, तो ये सेकेंडरी बनाएंगी। अब ये देखिए, ये जब ट्विस्ट होंगी तो ये और ये यहाँ पर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इनके बीच में बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो दो ये फाइबर्स थे, दो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी, ये इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? तो इनके बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब इस तरह के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं वो और आपस में गुच्छे बना लेते हैं, आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, तो एक 3D स्ट्रक्चर बनता है जो टर्शियरी होता है। टर्शियरी ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएंगे, और जब टर्शियरी आपस में ज्वाइन करेंगे बहुत सारे, तो वो बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो होता है क्वाटरनरी ग्लोबुलर प्रोटीन्स का। ठीक है, तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगर हम उसको हीट करेंगे या हम उसकी पीएच चेंज करेंगे, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। मतलब जो नेचुरल है, डी मतलब डिस्ट्रॉय होना, तो जो नेचुरल प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसमें क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, पहले आप देखिए, ऑन हीटिंग और चेंज इन पीएच, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने थे ये डिस्टर्ब हो जाएंगे और ग्लोब्यूल्स जो हैं ये अनफोल्ड हो जाते हैं। ये जो स्ट्रिंग्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ये अनफोल्ड हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड हट गया, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही तो उनका स्ट्रक्चर इंटैक्ट था। जब हाइड्रोजन बॉन्ड हट गया तो क्या होगा, ये खुल जाएंगे, स्ट्रैंड्स जो है ये खुल जाएंगे। अच्छा, सेकेंडरी में भी अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड होता है, तो उसमें ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं पूछा जाएगा आपसे। अगर नाम कहीं पे आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकेंडरी में भी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड होते हैं। अल्फा हेलिक्स में क्या है कि वही ऐसे पैरेलल, ऐसे लॉन्ग चेन जो है ये इस तरह से फॉर्म हो जाती है, और बीटा प्लेटेड में क्या है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर होकर के, और तब साइड बाय साइड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आती है। तो यहाँ पर ये जो जब डीनेचुरेशन होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और जितने भी स्ट्रैंड्स होते हैं वो खुल जाते हैं, खुल करके वो बिल्कुल जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसके एग्जांपल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट एंड कर्लिंग ऑफ मिल्क। इसमें क्या करते हैं हम, कोगुलेशन में जो एग है, जब आप एग को गर्म पैन पर डालते हो, टेम्परेचर हाई है, तो क्या है, जो व्हाइट पार्ट होता है वो देखते हो आप एकदम सॉलिड हो जाता है, तो ये होता है कोगुलेशन ऑफ व्हाइट एग व्हाइट। और कर्लिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड कैसे बनाया जाता है, जब मिल्क खट्टा हो जाता है, मतलब उसमें एसिड आ जाता है, तो ये जो है ये होता है कर्लिंग ऑफ मिल्क, डीनेचुरेशन। या चीज फॉर्मेशन आप करते हो, चीज बनाने में आप क्या करते हो, आप नींबू डालते हो, सिट्रिक एसिड डालते हो, तो वहां पर आपने पीएच चेंज कर दी, पीएच चेंज करोगे तो वो मिल्क जो है कोगुलेट हो जाएगा और चीज बना देता है। अब आ जाते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बायोकैटलिस्ट होते हैं। बायोकैटलिस्ट, जिस तरह से आपने देखा है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं या इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, वहां पर कैटलिस्ट काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो रिएक्शन ऑफ रेट को इंक्रीज कर देते हैं। और एंजाइम्स जो है, जो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, ये उसकी रेट को इंक्रीज करते हैं। मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स फॉर्म करते हैं, और वेरी स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट होता है जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। ऐसी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए स्पेसिफिक एंजाइम यूज होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क का आता है। आप जैसे जो भी आप का सबस्ट्रेट दे रखा है उसी में आप ASE लगा दोगे तो वो उसका एंजाइम बन जाता है। जैसे अगर हम माल्टोज है, माल्टोज हाइड्रोलिसिस के बाद किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। अगर हमें इसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है तो हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, माल्टेज, ASE लगा देंगे माल्टोज में, ये हटा करके ASE माल्टेज।
और इसी तरह से जो सुक्रोज है वहां पे थोड़ा चेंज होगा। सुक्रोज है मोस्टली यही होता है कि ASC लग जाता है। सुक्रोज जो है वो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक फ्रक्टोज का बनाता है। अब इसकी हमें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करनी है तो हम यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम लेंगे। तो थोड़ा सा बुक में आप देख लीजिएगा, 2-3 एग्जाम्पल और होंगे तो वो आप देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है विटामिन। विटामिन जो है 2 टाइप के होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे आप नीट जेईई की बात करिए या आप बोर्ड की बात करिए, जरूर इसमें से क्वेश्चन आता है। फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं एंड वाटर सोल्युबल। जो फैट में, जो हमारी बॉडी में फैट होता है, ऑयल होता है, उसमें डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी में रहते हैं, वो हमको बाहर से नहीं लेने की जरूरत होती है, और वो होते हैं ADEK। याद करना है आपको, ADEK, विटामिन ADEK। और वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड सी, जिनको हमें अपनी डेली डाइट में फूड के संग लेना जरूरी होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो विटामिन B12 है वो हमारे को बॉडी में स्टोर रहता है, उसको हम कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, लेकिन ये हम जो है स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्सेप्शन है B12, इसको हम स्टोर कर सकते हैं बॉडी में। इसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। सी का इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, वो न्यूक्लिक एसिड ही ट्रांसफर करते हैं। और आपने सेल पढ़ा है, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है। सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में जीन्स, और जीन्स क्या है? वो न्यूक्लिक एसिड को कैरी करते हैं या DNA को कैरी करते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है कंबाइंडली DNA और RNA जो है वो कंबाइंडली, उनको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर में आप देख लो तो इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर, और एक होगा फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव कोई भी होगा, और एक होगा नाइट्रोजनस बेस। तो जो DNA होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, RNA में राइबोज शुगर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। जो फॉस्फोरिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं इनमें होता है फॉस्फेट एस्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो यूजुअली हेटेरोसाइक्लिक होते हैं, और नाइट्रोजनस बेस अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस RNA और DNA में मिलते हैं। इस पे एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, अब यहाँ पर आपको एक डिफरेंस और याद करना है, ध्यान देना है कि न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। जब ये शुगर और ये बेस मिलते हैं आपस में, पहले इनमें आपस में बॉन्ड बनते हैं, तो शुगर और बेस जब कंबाइंड होते हैं तब हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एस्टर भी मिल जाता है, फॉस्फेट यूनिट भी मिल जाती है, तब हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ये चेन्स, न्यूक्लियोटाइड की नंबर ऑफ चेन्स मिलकर के वो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करती हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो मोनोमर यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की वो न्यूक्लियोटाइड्स है, उसमें एक शुगर होगी, एक बेस होगा और एक फॉस्फेट यूनिट होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से DNA एंड RNA के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एग्जाम में मिलेगा। अब इसमें देखिए कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं। DNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। यहां मैंने एक ब्रैकेट में करके लिख दिया क्योंकि एडेनिन किससे बॉन्ड बनाता है? थाइमिन के संग, और ग्वानिन बनाता है साइटोसिन के संग। तो ATGC ये आपको याद रखना है। यहाँ मैंने लास्ट में इसलिए लिखा कि जिससे आपको RNA और DNA में डिफरेंस में बता सकूं, क्लियर कर सकूं। RNA में भी 3 बेस सेम रहेंगे, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। यहाँ पर भी एडेनिन जो है वो यूरेसिल के संग कंबाइंड होता है और ग्वानिन साइटोसिन के संग कंबाइंड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम अब खत्म करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। दिस इज ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल्स, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है आपको सिंपलर फॉर्म में ये याद करवा दूं, क्योंकि बच्चे नॉर्मली इसको याद करने में बुक में स्ट्रक्चर देखते हैं तो डरते हैं। बिल्कुल बच्चों डरने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने पढ़ाया है आप पढ़ के जाओ, गारंटी से आपको इसी में से क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, चाहे कॉम्पिटिशन्स में आए या बोर्ड की बात हम करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स बना करके आप जब 2-3 बार गो थ्रू करेंगे, आपको कुछ रटने की, कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको वो चीजें, नेम जो है, नेम आप जब 1-2 बार पढ़ लोगे तो नेम आपको याद हो जाते हैं। नेम है ये, आपको 1-2 बार पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं। उसको कभी 2-3 दिन में एक बार रिवाइज कर लिया करिए, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे पॉलीमर्स। वो भी मैं आपको ट्रिक से सिखाऊंगी कि किस तरह से आप याद करोगे उसको। तो उस वीडियो का वेट करेंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं करा। थैंक यू।